नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टडी पॉइंट में। आज हम रेडियो एक्टिविटी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और पहले हम इस रेडियो एक्टिविटी के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम क्विज भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और प्रेस द बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं आज के इस क्लास पर, जिस पर आप रेडियो एक्टिविटी के बारे में पहले आपको मैं समझा देता हूँ। रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, ये सब आपके बारे में इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है रेडियो एक्टिविटी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। रेडियो एक्टिविटी है ही क्या? प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं और रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे तत्व भी है जो खुद ही विखंडित होते रहते हैं और साथ ही साथ कुछ किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। जो किरण निकलती है उसे बोला जाता है रेडियो सक्रिय किरण। ठीक है, रेडियो सक्रियता किरणें बोला जाता है। ठीक है, और जो ये घटना घटती है जो खुद ही विखंडित होता है और किरणें को उत्सर्जन करता है, इसे बोला जाता है रेडियो सक्रियता। और जो पूरा तत्व रहता है उसे बोला जाता है रेडियो सक्रिय तत्व, जो ये ऐसी क्रिया करता रहता है। ठीक है, और इसी की खोज जो है रेडियो सक्रिय तत्व की जो खोज की गई थी 1896 में वैज्ञानिक हेनरी बेकेरेल द्वारा। ठीक है, हेनरी बेकेरेल द्वारा वैज्ञानिक की खोज की गई थी। और साथ ही साथ फिर 1898 में इसी जो तत्व हेनरी बेकेलर की खोज की थी, इसी पर जो खोज करते करते मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ ने भी इस पर कुछ अपने सुझाव भी दिए थे। ठीक है, जिनके अनुसार यूरेनियम और इससे यौगिक के बेकेरेल जो किरणें निकलती है, ठीक है, जो वैज्ञानिक बेकेरेल द्वारा बताया गया था कि इसमें से अदृश्य किरणें निकलती है, उस समय ये पहली खोज थी यूरेनियम के बारे में, यानी कि रेडियो सक्रिय तत्व के बारे में पहली खोज थी। इसलिए जो तत्व में से किरणें निकलती थी उन्हें हेनरी बेकेरेल के नाम से ही बेकेरेल किरणें नाम दिया गया था। 1898 में मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ ने यह सुझाव दिया कि जो यूरेनियम और उससे इसके जो यौगिक से जो बेकेरेल किरणें निकल रही है, ठीक है, वो परमाणु जनित क्रिया है। ठीक है, वो एक परमाणु जनित क्रिया है और यह विशेष गुण यूरेनियम की रासायनिक स्थिति या भौतिक अवस्था पर कोई निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी ने बताया था और इन्होंने ही पिच ब्लेंड जो रेडियम तत्व है उसकी खोज भी की थी। ठीक है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। चलते हैं इसके क्यूज सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला कोई क्यूज है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ठीक है, रेडियोधर्मिता की जो खोज की गई थी वो अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वैज्ञानिक जो हेनरी बेकेलर है उन्हीं के द्वारा इसकी खोज की गई थी। लगभग 1896 की बात है, यानी 1896 में रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी वैज्ञानिक हेनरी बेकेलर द्वारा। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता जो गुण है, ये एक किसका गुण है? यानी कि इन चार ऑप्शन में से आपको कोई सा राइट आंसर बताना है। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाभिक का। रेडियो सक्रियता जो गुण है वो है नाभिक का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। यानी कि कौन है जो रेडियो सक्रियता के परिवर्तन करने में भाग लेता है? राइट आंसर हो जाएगा परमाणु का नाभिक। परमाणु का जो नाभिक होता है वो रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो जैसा भी कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और अच्छा लग रहा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? यानी कि इसकी इकाई पूछी जा रही है। यानी कि जितने भी तत्व रहते हैं सबकी कोई ना कोई इकाई रहती है, उसी अनुसार रेडियोधर्मिता की भी एक इकाई है जिसे क्यूरी कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैडम क्यूरी के नाम पर रखा गया है ये क्यूरी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? ठीक है, किसी भी जो परमाणु के नाभिक है उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? वो इन चार ऑप्शन में से आपको जज करके बताना है। ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है? नहीं होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होती है? या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या के से कम होती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है, यानी कि किसी परमाणु के जो स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है वो होती है न्यूट्रॉनों की संख्या से कम रहती है। ठीक है, जो प्रोटॉन की संख्या रहती है वो न्यूट्रॉन की संख्या से कम रहती है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय तत्व जो रहते हैं किसका उत्सर्जन करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्फा बीटा और गामा किरणक है। यानी कि 3 किरणों का उत्सर्जन किया जाता है। अल्फा जो प्लस चार्ज रहता है, बीटा जो ऋण चार्ज रहता है और गामा जो उदासीन रहता है। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा किरणों का जो विकिरण है ये रेडियोधर्मी तत्व का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, रेडियोधर्मी तत्व जो रहते हैं इन 3 किरणों का उत्सर्जन करता है।
अल्फा बीटा और गामा जो किरणों की खोज की गई थी वो किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो अल्फा बीटा जो किरणों की खोज की गई वो की गई थी वैज्ञानिक रदरफोर्ड द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अल्फा बीटा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी रदरफोर्ड द्वारा। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की गई थी? किस वैज्ञानिक द्वारा गामा किरणों की खोज की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका रदरफोर्ड। ठीक है, इसका भी जो राइट आंसर है, यानी अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो ये जो राइट आंसर है रदरफोर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण जो है या विकिरण भी बोल सकते हो, हीलियम के नाभिक के समान कक्ष होता है? यानी कि इनमें से 4 ऑप्शन जो है उसमें से राइट आंसर बताना आपको। रेडियो सक्रिय किरण जो होती है हीलियम नाभिक के समकक्ष के समान होती है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्फा किरणें हीलियम नाभिक के समान होती है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अल्फा किरणें जो होती है रेडियो सक्रिय हीलियम नाभिक के कक्ष के समान होती है। अगला क्वेश्चन है, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी भेदन जो क्षमता रहती है वो सबसे अधिक होती है? ठीक है, नाभिक से निकलने वाली जितने भी विकिरण है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, इनमें से किसकी भेदन क्षमता सबसे सर्वाधिक होती है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है वो होती है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि गामा किरणों की। ठीक है, ये तो रेडियोधर्मिता से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता ही बनता है और एग्जामों में बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नाभिक से निकलने वाले विकिरण की में से किसकी भेदन क्षमता जो होती है सर्वाधिक होती है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है अल्फा बीटा गामा में से किसकी जो भेदन क्षमता है सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन घुमा फिरा का पूछेगा, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है, जो तत्व रहता है रेडियो एक्टिव तत्व, उसमें से जो सर्वाधिक भेदन क्षमता पूछी जाती है, सर्वाधिक पूछी जाए तो गामा किरणों की होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अल्फा किरणें क्या होती है? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अल्फा किरणें क्या होती है? राइट आंसर क्या होगा? H+, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि He++, He++ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्फा किरणें क्या होती है, यानी कि He और 2 प्लस के चार्ज रहते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश कौन सा होता है? ठीक है, अल्फा जो किरणें रहती इन पर कौन सा आवेश उपस्थित रहता है? ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है He++, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, यानी कि 2 इकाई धन आवेश इस पर मौजूद रहते हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 इकाई धन आवेश। अल्फा किरणों पर उपस्थित जो आवेश होता है वो कौन सा चार्ज रहता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 इकाई धन आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा किरणें होती है, यानी कि जो अल्फा बीटा गामा जो 3 किरणों में से बीटा किरणों के बारे में आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। धनावेशित कणों से होती है? नहीं, धनावेशित नहीं हो सकती है। ऋणावेशित कणों से होती है? हाँ, ये होती है, लेकिन 4 ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। उदासीन कणों से संबंधित है? बिल्कुल भी नहीं, और इनमें से कोई नहीं तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अपने पास एक ऑप्शन बैठ रहा है। ठीक है, तो बीटा किरणें क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऋण आवेशित कणों से संबंधित रहती है बीटा कण, यानी कि जो बीटा का चार्ज रहता है वो रहता है ऋण आवेशित। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा कर रहेगा आपके एग्जामों में भी, उसी अनुसार यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन रखे हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समस्थानिकों का निर्माण होता है? ठीक है, इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसके उत्सर्जन से समस्थानिकों का निर्माण होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीटा कण। बीटा कणों के उत्सर्जन से समस्थानिकों का निर्माण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे ये दोनों, 14 नंबर के और 15 नंबर के। आप एक जगह नोट जरूर कर लिएगा, जो अलग ही हट के क्वेश्चन है उन्हें मैं बता दिया करूंगा। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? यानी कि जितने भी टॉप 40 से लगभग टॉप 45 तक क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको वही क्वेश्चन कर रहा था तो जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं, और आप जो क्वेश्चन नॉर्मली पढ़ लेते हो, ठीक है, कहीं पर भी उन क्वेश्चनों को मैं खुद वीडियो में नहीं लेता हूँ। ठीक है, आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से और आपको पढ़ने में बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। ठीक है, वो क्वेश्चन जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं वो इस वीडियो में लेके आया हूँ। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ सकता है? ठीक है, या 1 बढ़ जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीटा कण के उत्सर्जन जब होता है तब परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है किस में ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है, यानी कि जो चार्ज रहता है वो ऋणात्मक रहता है। तो ऋणात्मक किस में रहता है, अल्फा में तो प्लस चार्ज रहता है और गामा किरणों का तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो बचा हुआ अपने पास बीटा कण, ठीक है। ऐसे सोचकर भी थोड़ा आप चार्ज लगा दिया करो, यानी कि राइट आंसर लगा दिया करना। ऋणात्मक आवेश जो होता है वो होता है बीटा कण का। अगला क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रॉन का समरूप होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का समरूप क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या रहता है पहले वो सोचो, इलेक्ट्रॉन पर रहता है ऋण चार्ज। अब यहाँ पर ऋण चार्ज से अपने को कोई संबंधित जुड़ा हुआ मिल रहा है दोस्तों, बीटा कण जो होता है इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इलेक्ट्रॉन का समरूप जो होता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीटा कण। बीटा कण के समान रहता है इलेक्ट्रॉन का समरूप। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे जो थोड़े हटके भी है। समान ऊर्जा की अल्फा किरणें, ठीक है, समान ऊर्जा की जो अल्फा किरणें हैं, समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की भेदन क्षमता जो होती अधिक होती है। तो क्यों होती है वो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं, बड़ा नहीं है, ये है ही ऐसा, ठीक है। तो आपको इसमें से चारों ऑप्शन पढ़ के इसका राइट आंसर लगाना, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं राइट आंसर बता रहा हूँ। बीटा किरणों जो रहती है, बीटा किरणों का द्रव्यमान जो रहता है वो नगण्य होने के कारण उसका वेग जो रहता है वो रहता है अधिक हो जाता है। तो समान ऊर्जा की जो अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो अधिक इसलिए होती है क्योंकि जो बीटा किरणें हैं, ठीक है, जो बीटा किरणों का द्रव्यमान है वो नगण्य होने के कारण उनका वेग जो होता है वो अधिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गामा किरणें किससे बनी होती है, ठीक है। जो गामा किरणें हैं अल्फा बीटा गामा के बाद जो गामा किरणें हो रही है, अल्फा बीटा के बाद जो गामा किरणें हैं उसी के बारे में पूछा गया है। बीटा गामा किरणें किसकी बनी होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्युत चुंबकीय की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय की बनी होती है। यानी कि जो गामा किरणें अल्फा बीटा और गामा में से जो गामा किरणें वो कैसे बनी होती है, गामा किरणें जो बनी होती है वो बनी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। अगला क्वेश्चन है गामा किरणें क्या होती है, ठीक है। गामा किरणों के बारे में आपको पता होना चाहिए गामा किरणें क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैं आपको डायरेक्ट राइट आंसर बता रहा हूँ। रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित की ऊर्जा की किरणें हैं, ठीक है। जो रेडियो सक्रिय पदार्थ की जो ऊर्जा की किरणें हैं, ठीक है, उन्हीं में से ये एक गामा किरणें भी उत्सर्जित करता है। यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ जो 3 किरणें उत्सर्जित करता है, अल्फा बीटा गामा। तो गामा किरणें क्या है कि रेडियो सक्रिय तत्व जो पदार्थ किरणें उत्सर्जित करता है वही एक किरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस किरण की जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस किरण की जो भेदन क्षमता होती है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गामा किरण। गामा किरण की भेदन क्षमता जो रहती है वो रहती है सबसे अधिक रहती है, ठीक है। क्या रहती है, सर्वाधिक जो भेदन क्षमता रहती है वो रहती है गामा किरणों की। अगला क्वेश्चन है किस किरण की आयन क्षमता जो है सबसे कम होती है, ठीक है। ये आयन क्षमता के बारे में बताया गया है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गामा किरण। गामा किरण से 2 पॉइंट बनते हैं, यानी कि सबसे अधिक आयन क्षमता की बात कर ली जाए, सबसे कम आयन क्षमता की बात कर ली जाए तो गामा किरण है, और सर्वाधिक वेदन क्षमता जो है, भेदने की क्षमता जो है वो है गामा किरणों की। यानी कि जो दोनों के इसके जो राइट आंसर है वो यहाँ से आपके डाउट भी क्लियर हो रहा है, और राइट आंसर जो हो जाएगा गामा किरण हो जाएगा। यानी कि सबसे अधिक भेदन क्षमता के साथ साथ सबसे कम आयन क्षमता, ये दोनों क्वेश्चन जो बनेंगे तब इसका राइट आंसर क्या बनेगा, गामा किरण बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस किरण की आयन क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है। आयन क्षमता यहाँ पर अधिक के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्फा किरणों का। अल्फा किरणों का आयन क्षमता सबसे अधिक होता है, और सबसे कम जो आयन क्षमता होती है वो है गामा किरणों का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप से बदल जाते हैं। जितने भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है जब उनका पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है, ठीक है, यानी अंत तो होता ही है, तो जब क्षय हो जाता है तो क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप में बदल जाते हैं। यानी जब वो अंतिम रूप उस पदार्थों को क्या बोला जाता है, उस तत्व को जो पदार्थ जो पदार्थ है उस तत्व को क्या बोला जाता है। तो समस्त रेडियो सक्रिय तत्व जो तत्व रहते हैं उन तत्व यानी कि पदार्थ का जब क्षय हो जाता है तो क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप में बदल जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीसा में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है। तो न्यूनतम पारगम्य जो शक्ति है किरण जो है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण किस में मौजूद होती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्फा किरणों की। अल्फा किरणों की जो
पारगम्य शक्ति किरण जो रहती है वो रहती है न्यूनतम रहती है, यानी कि भेदने की क्षमता जो रहती है वो कम रहती है, और सर्वाधिक जो रहती है वो रहती है गामा किरणों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है, यहाँ पर आपको 4 देशों के नाम दिए रखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रेडियम कोई देश भी नहीं है, यूरेनियम है क्या? नहीं है, पैलेडियम नहीं है, पोलोनियम एक देश है। रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। तो पोलोनियम जो देश है उसी के एक वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव तत्व की जो खोज की गई थी, रेडियो एक्टिव तत्व में से जो रेडियो एक्टिव तत्व है अभी तक के लिए, उन तत्वों में से जो खोज की गई थी, जितने भी तत्व है रेडियो एक्टिव, यानी कि लगभग 40 प्राकृतिक रेडियो सक्रिय है। ठीक है, उनमें से एक की खोज जो है पोलोनियम देश के एक बहुत ही चर्चित रहने वाले वैज्ञानिक द्वारा खोज की गई थी, तो उन्हीं के देश के नाम पर उसका नाम रख दिया गया, यानी कि जो पोलोनियम तत्व है, पोलोनियम तत्व है। ठीक है, पोलोनियम क्या है? एक तत्व है, और इसी के देश के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों को अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर पूछा गया है। तो नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर ए यानी कि बोरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोरान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? बोरान। बोरान का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, जब नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला में जो नियंत्रित करने के लिए, श्रृंखला को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों को जो अवशोषण किया जाता है वो किया जाता है बोरान के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विघटन नाभिक रेडियोधर्मिक जो ये है, रेडियोधर्मिक है यहाँ पर, रेडियोधर्मिक वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका ऑप्शन में नहीं दे रखा है, मैं बता देता हूँ आपको। इसका जो राइट आंसर है आपको ऑप्शन में पीबी भी मिल सकता है, लेड भी मिल सकता है, या फिर सीसा भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीबी, यानी कि विघटन नाभिक जो है रेडियो सक्रिय धार्मिकता वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पीबी राइट आंसर हो जाएगा, या फिर आपको सीसा या पात्र भी देखने को मिल सकता है। वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थ जो है, प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए विकट नाभिकता का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, विघटन नाभिकता का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है कार्बन काल निर्धारण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कार्बन काल निर्धारण के द्वारा हम प्रागैतिहासिक पदार्थों का, जो प्रागैतिहासिक पदार्थ है, इतिहास में जो प्रागैतिहासिक रहता है, ठीक है, उन प्रागैतिहासिक काल के पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए कार्बन काल निर्धारण का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आंकलन किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी की आयु का आंकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? इन चार में से आपको बताना है। ठीक है, तो पृथ्वी की आयु का जो आंकलन किया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु का काल का जो आंकलन किया जाता है वो किया जाता है यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा। जितनी भी विधि बता रहा हूँ इसको एक जगह नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन काल का निर्धारण किसकी आयु का आंकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? यानी कि रेडियो कार्बन काल ये है जो किसी भी वस्तु की, सॉरी दोस्तों, यानी कि किसी की आयु का आंकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और वो इन चारों में से आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवाश्म। रेडियो कार्बन काल निर्धारण जो किया जाता है वो जीवाश्म की आयु का आंकलन करने के लिए किया जाता है। यानी जो पुराने जीवाश्म जो रहते हैं, जो खुदाई के दौरान या किसी गुफा में कोई खुदाई हो रही है उसी के दौरान जो जीवाश्म मिलते हैं, जैसे कंगारू हुए या बड़े बड़े मगरमच्छ या अन्य कोई सा भी प्रजाति का, कुछ भी जाति का, किसी भी से संबंधित कोई भी जब जीव जंतु मिलता है जो पुराने है, ठीक है, जो जब वो मिलते हैं तो उनकी जीवाश्म से संबंधित जब उनकी आयु का पता लगाया जाता है कि ये कितने साल पुराने हैं, तो वो जो विधि रहती है वो रहती है रेडियो कार्बन काल विधि रहती है, जिसके द्वारा ये निर्धारण किया जाता है कि ये लगभग जीवाश्म कितने साल पुराना हो गया है या इसकी आयु कितनी हो चुकी है। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग जो किया गया था हेनरी बेकरल वैज्ञानिक द्वारा। 1896 की ये बात है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट होने पर ही बता दी गई थी कि सबसे पहले जो रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किया गया था हेनरी बेकरल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूरेनियम विखंडन के सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस की जरूरत होती है? ठीक है, ये पेड़ नहीं आएगा यहाँ पर। यूरेनियम विखंडन के सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए इन 4 ऑप्शन में से किसकी जरूरत होती है? ठीक है, किसकी जरूरत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूट्रॉन की जरूरत है। किस आवेश यूरेनियम विखंडन के सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमाणु बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु बम का जो आविष्कार है किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 34 का जो राइट आंसर 34 क्वेश्चन नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑटो हान। ऑटो हान वैज्ञानिक द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा। परमाणु शक्ति संयंत्र, बहुत सी बार एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांतों पर काम करता है? ठीक है, परमाणु जो सिद्धांत है, परमाणु शक्ति संयंत्र का जो सिद्धांत है वो किस पर काम करता है? ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये दो तो आपको ऑप्शन यूं ही काटने, बस ये इन दोनों में ही कंफ्यूज रहता है, जो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विखंडन। ठीक है, पूरा इसका जो रहता है नाभिकीय विखंडन रहता है, और ये रहेगा नाभिकीय संलयन। हमेशा इन दोनों में ही कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विखंडन द्वारा। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विखंडन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन जो संबंधित है वो सौर ऊर्जा से संबंधित है, यानी कि सूर्य की ऊर्जा किस पर संबंधित है? नाभिकीय संलयन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो के सारे क्वेश्चन। नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विमंदक की तरह कार्य किया जाता है। ठीक है, विमंदक की तरह कार्य करने के लिए नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत सी बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा। नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का प्रयोग जो किया जाता है विमंदक की तरह किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? ठीक है, जो न्यूक्लियर प्लांट रहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक की तरह भी कार्य करे और प्रशीतक की तरह भी कार्य करे, उन दोनों तरह का कार्य करने के लिए कौन सा पदार्थ इसमें से उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारी जल। ठीक है, भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग इसमें किया जाता है, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का जो प्रयोग किया जाता है विमंदक की तरह भी कार्य करता है और प्रशीतक की तरह भी कार्य करता है, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टरों में दोनों की तरह कार्य करने के लिए इस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता मापी जाती है। ठीक है, रेडियोधर्मिता यानी कि हर एक पदार्थ को किसी न किसी से या उसकी कोई ना कोई इकाई जो रहती है उससे नापा जाता है। ठीक है, तो इसमें रेडियोधर्मिता को नापने के लिए, यानी कि रेडियोधर्मिता की जो मापने की इकाई होती है वो क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है गीगर मूलर काउंटर, यानी रेडियोधर्मिता को नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको बताना परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यानी कि अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया द्वारा। हाइड्रोजन बम है जो संलयन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा करता है। ठीक है, और मैंने परमाणु बम के बारे में भी पूछा था आपसे कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अभी जिसको आपको कमेंट में कमेंट करना है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया था? ठीक है, तो हाइड्रोजन बम को जो विकसित किया था वो वैज्ञानिक है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एडवर्ड टेलर द्वारा। एडवर्ड टेलर वैज्ञानिक जिन्होंने हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? यानी रेडियोधर्मिता जो पदार्थ है वो इन 4 ऑप्शन में से किसके उत्सर्जन के दौरान न तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है ना उसके आवेश में कोई परिवर्तन होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गामा किरण। गामा किरण का जब उत्सर्जन होता है रेडियो सक्रिय पदार्थ में, तो ना तो इसमें कोई द्रव्यमान में परिवर्तन होता है और ना आवेश में परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से रेडियो तत्वों में से
किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है? तो रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि राइट आंसर रेडियो सोडियम हो जाएगा। रेडियो सोडियम जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका उपयोग सामान्यतः हम मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट रहा है। तो रेडियो सक्रियता के बारे में देखिए दोस्तों, इनमें 3 किरणें होती है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा जो रहती है वो प्लस, बीटा जो रहती है वो माइनस और गामा जो रहती है वो उदासीन रहती है। न तो इस पर प्लस रहता न गामा न ऋणात्मक रहता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं रहता। ये एक उदासीन चार्ज रहता है। ठीक है, इस पर क्या रहता है, उदासीन है ये। गामा किरणें जो रहती है वो रहती है उदासीन। अब बात कर ली जाए परमाणु की। परमाणु संलयन और नाभिकीय संलयन 2 रहते हैं। ठीक है, परमाणु नाभिकीय संलयन और हाइड्रोजन बम, सॉरी दोस्तों, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। परमाणु बम जो रहता है वो किस पर कार्य करता है, विखंडन पर कार्य करता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और हाइड्रोजन बम जो रहता है नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन पर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से आपका डाउट सभी क्लियर हो गए होंगे। जो परमाणु बम रहता है और जो हाइड्रोजन बम रहता है, हाइड्रोजन बम जो रहता है नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है और परमाणु बम जो रहता है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाउट क्लियर करके रखना है यहाँ से। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत ही मज़ेदार वीडियो रहेगा आने वाला फिर से। तो जय हिंद, जय भारत।